Hello friends, in ecology we were talking about the ecosystem. पारिस्थितिकी में हम लोग पारितंत्र की बात कर रहे थे. And in ecosystem today we are going to talk about the nutrient cycle. पारितंत्र में आज हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे. न्यूट्रिएंट साइकिल को हम लोग पोषक चक्र भी कह सकते हैं. पोषक चक्र. न्यूट्रिएंट साइकिल का दूसरा नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल. बायो जियो केमिकल साइकिल यानी कि जैव भू रसायन चक्र. जैव भू रसायन चक्र हम लोग इसको कहते हैं. अब हम कहते हैं कि पौधों को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर होता है मृदा से. मृदा का निर्माण किससे हुआ था बताओ? चट्टानों से, रॉक से. So due to the action of sun, wind and rain, the rock gets eroded. कि चट्टान जो है उसका अपरदन होता है और छोटे छोटे से पार्टिकल्स के रूप में वो मृदा बनाते हैं. And in the form of very small particles, they form soil. तो उसमें क्या होता है? सॉइल के अंदर मिनरल होता है और उसी मिनरल को पौधे लोग प्रकाश संश्लेषण में या अन्य उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करने में काम में लेते हैं. ओके, तो क्वेश्चन ये बनता है कि मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कौन है? तो आंसर होता है सॉइल. सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि मृदा जो है पोषक तत्वों का एक मुख्य स्रोत है, सोर्स है. ओके, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है. अब एक वर्ड आता है स्टैंडिंग स्टेट. स्टैंडिंग स्टेट को हम लोग खड़ी अवस्था कहते हैं. खड़ी अवस्था ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जितने पोषक तत्व या पोषक अवयव उपस्थित होते हैं उसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं. इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं. हिंदी में उसे खड़ी फसल कहते हैं. अब खड़ी फसल क्या है? अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. यानी कि अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल. किसी पोषण रीति पर जितना जैव अवयव उपस्थित होता है उसको हम लोग, लिविंग मैटर होता है, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं. अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है यह कितनी प्रकार का होता है? तो आंसर चलता है कि यह अपनी किताब में 2 प्रकार का दे रखा है. एक दे रखा है उन्होंने गैसियस साइकिल
और एक दे रखा है उन्होंने हमें सेडिमेंट्री साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है वह बेसिकली देखा जाए तो दो ही प्रकार का होता है, लेकिन एक साइकिल और होता है जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर भी तो न्यूट्रिएंट हुआ। हमारे भोजन के अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर नहीं लेते हैं क्या? तो पहला साइकिल जो हुआ वो हुआ आपका गैसियस साइकिल, यानी कि गैसीय चक्र। और गैसीय चक्र में दो चीजें आती हैं, एक कार्बन साइकिल और एक नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल, यानी कि अवसादी चक्र। और तीसरा होता है वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र। अब ये जो कार्बन चक्र में आपको समझाने जा रहा हूं, सेडिमेंट्री साइकिल में एक होता है फॉस्फोरस साइकिल और एक होता है सल्फर साइकिल, क्योंकि ये रॉक, रिलेटेड विथ रॉक, चट्टान होती है, वहां से यह प्रारंभ होता है। अब मैं आपको कार्बन साइकिल बताने जा रहा हूं। ओके, नाइट्रोजन साइकिल वी हैव डन ऑलरेडी। कार्बन साइकिल जो होता है वह अगर देखा जाए तो किसी भी जीव के शरीर में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, 49% of the carbon is there. In living organism, 49% of carbon is present, उपस्थित होता है। ओके, अब हमारे वायुमंडल में 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर 1% कार्बन जो है वो कंट्रीब्यूट होता है। डेटास को याद करने की चीज़ है। 49% इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03 से 0.04% होती है। परंतु वातावरण में कितना, एटमॉस्फेयर में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो आंसर है 1%। ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि कार्बन जो होता है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, बताइए? भोजन से। भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमको कार्बन प्राप्त होता है। परंतु कार्बन भोजन में कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का स्रोत कौन होता है? CO2। CO2 जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देती है।
सो दिस इज योर CO2। अब CO2 फिक्सेशन जो होता है केल्विन साइकिल में, वो पर एनम पृथ्वी पर कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार नीट के अंदर, 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ CO2 इज फिक्स्ड एनुअली। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, या यूं कह दो 170 बिलियन टन, जिसमें से पृथ्वी के पौधे कितनी बिलियन टन का फिक्सेशन करते हैं, 115, और जलीय वातावरण के करते हैं 55 बिलियन टन को करते हैं। आई बात समझ में? अच्छा पॉइंट है। डेटाज होते हैं इसके अंदर जो आपको याद करने पड़ते हैं। अब बात चलती है कि समुद्र में, सेडिमेंट्री साइकिल बाद में करेंगे अपन लोग, पहले इसको निपटा देते हैं, फिर वाटर साइकिल करेंगे। इन ओशन 71% dissolved CO2 is present, which is the source of CO2 in atmosphere। बड़ा अच्छा पॉइंट है। समुद्र 75% है, जमीन 25% है। समुद्र के अंदर 75% में 71% कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, और उसी 71% से 0.03 से 0.04% एटमॉस्फेयर के अंदर जो होती है वो उपलब्ध होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन यूं बनाएगा कि वायुमंडल में CO2 का स्रोत क्या है, तो कोई ऑटोमोबाइल लिखेगा, कोई पौधा लिखेगा, कोई वॉल्केनिक इरप्शन लिखेगा। चौथी चॉइस में दूंगा ओशन, तो आंसर क्या जाएगा, ओशन। आई बात समझ में? चलें आगे। अब ये तो रहा हमारे पास में गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मिनरल न्यूट्रिशन। अब आता है हमारे पास में फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल किस में आता है? सेडिमेंट्री में आता है, यानी कि अवसादी में आता है, अवसादी चक्र। दैट इज फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से प्रारंभ यह होता है। अब इसमें क्या होता है कि पानी में फॉस्फोरस की चट्टानें होती हैं। वो फॉस्फोरस की चट्टानें कैसे बनती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारी सॉइल है और ये सारा पानी है। एल्बेट्रॉस, कई समुद्री जीव जंतु जो होते हैं वह समुद्र के किनारे रहते हैं और वहाँ पर पानी में उपस्थित मछली को ये लोग खाते हैं। तो ये मछली खा रही है। अब इसके जो फीजल मैटर निकलता है, ग्विना, फीजल मैटर जो होता है वो होता है ग्विना। अब ये फीजल मैटर जो होता है यह, इसमें फॉस्फोरस होता है। सफ़ेद रंग का जो होता है, ये बीट निकल रही है इसकी, ये निकली। अब ये पानी में चली जाती है। दिस इज योर फीजल मैटर। अब ये पानी में चला गया, पानी में जाकर इट गेट डिजॉल्व और धीरे धीरे
यह तली में एट द बॉटम ये फास्फोरस की रॉक बना देता है, फास्फोरस की रॉक बना देता है। अब इसमें से फास्फोरस निकलता है, ये निकला फास्फोरस, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसमें से ये फास्फोरस निकलता है चट्टान में से। अब इनको कौन ले लेते हैं? प्लांट्स। कौन से? एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट को कौन खा जाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खा जाता है? लार्ज फिश। और लार्ज फिश को कौन खा गया? ये खा गया, मछली खा गई। और मछली को कौन खा गया? बगुला खा गया, एल्बेट्रॉस खा गया। और उसके जो बीट होती है उसके अंदर आपको फॉस्फोरस मिलेगा, और ये फॉस्फोरस फिर यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये फॉस्फोरस साइकिल जो होता है वो चट्टान से प्रारंभ होकर पूर्ण होता है। तो जो फॉस्फोरस है इसका उपयोग अगर अपन देखें तो देखो एटीपी इसी से बनती है, न्यूक्लिक एसिड इससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड इससे बनते हैं। मैनी कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉस्फोरस। बात समझ में आ गया? अब ये फीजल मैटर फॉस्फोरस से हमने आपको जो है फॉस्फोरस चक्र बता दिया। ऐसे ही सल्फर की चट्टानें होती हैं। सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल से मिल सकता है, लेकिन साथ में अवसादी चट्टान भी जो है सल्फर की पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑफ सल्फर। ओके, अब हम चले तुलना करने के लिए। तुलना हमने क्या करी कि भाई ये कार्बन साइकिल है और ये फॉस्फोरस साइकिल है। तो ऑन अर्थ, ये अर्थ है हमारी, अर्थ पर कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में होती है। तो इनपुट थ्रू एटमॉस्फेयर, और यहां पर क्या होता है फॉस्फोरस चक्र के अंदर कि ये फॉस्फोरस साइकिल हो गया। इनपुट इज नॉट थ्रू फॉस्फोरस साइकिल और थ्रू एटमॉस्फेयर। थ्रू एटमॉस्फेयर। आई बात समझ में? और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन प्रदान करती है, ये इनपुट देती है थ्रू रेन। बारिश में घुलकर आ जाती है CO2, क्योंकि CO2 जो होगी वो H2O के साथ मिलकर H2CO3 देगी। आ गया? इससे बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। बाइकार्बोनेट भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो इनपुट इज नॉट थ्रू द एटमॉस्फेयर। और इसमें फॉस्फोरस तो कहाँ होती है? चट्टान होती है नीचे, वायुमंडल से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो इनपुट इज ऑल्सो नॉट थ्रू रेन। बारिश से भी हमको फॉस्फोरस नहीं प्राप्त होती है। तो ये तो रहा हमारे पास के अंदर कार्बन साइकिल और यानी कि गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। इन साइकिलों को यदि आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब मैं आपको वाटर साइकिल बता रहा हूँ।
देखिए साहब, चाहे गैसियस साइकिल हो, चाहे सेडिमेंट्री साइकिल हो, कोई भी साइकिल जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। इट इज नॉट परफेक्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वाटर साइकिल, जल चक्र बताने जा रहा हूं। सपोज करो ये बारिश हुई, रेनफॉल कितना प्रतिशत हुई? 100% हो गई। इस 100% जल में से 97.5% फ्रोजन पानी है, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में है। अब कितना बचा? 2.5%। 2.5% में से समुद्र में, मैराइन में 1.97% पानी है। 75% समुद्री तो है, तो 1.97। अब कितना बचा बेटा? ये 2.50, 1.9735। तो ये बचा हमारे पास में 0.53%। ये कहाँ जाएगा? सॉइल में। और सॉइल वाला जो होता है उसको अगर अपन देखें तो झील के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर आपको 0.01% पानी होता है। फिर बचता है हमारे पास में, झील में चला गया, इसके बाद के अंदर शेष बचता है हमारे पास में 0.01 और एक बचता है हमारे पास के अंदर 0.002। ये सॉइल के अंदर बचता है। इसको भी अपन ने पहले पढ़ चुके अपन लोग कि 3 प्रकार का जल होता है सॉइल में। एक कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक ग्रेविटेशनल वाटर और एक कैपिलरी वाटर। इनमें से कैपिलरी वाटर जो होता है वो पौधों को उपलब्ध होता है। झील में चला गया, तालाब में चला गया, नदियों में चला जाएगा, मृदा में चला जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, हालांकि ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है कि फॉस्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र और जल चक्र में से सबसे अधिक दक्ष यानी कि एफिशिएंट कौन सा होता है? क्योंकि देखो फॉस्फोरस की भी हानि हो सकती है, कार्बन की भी हानि हो सकती है, लेकिन जल जो होता है वह उतना ही रहता है पृथ्वी के ऊपर जितना कि उपस्थित है। तो ये कैसे होता है इसको मैं समझाता हूं आपको इस प्रकार से। ये हमारी पृथ्वी है, दिस इज योर अर्थ, और ये आपका ओशन है, समुद्र है। इसमें से 88% वाटर वाष्पीकृत हुआ, इवेपोरेट, और उसमें से 77% यह 83 में से 77% लगभग ये वापस आया था। इधर केवल 81% वापस आ गया। तो कितने की हानि हो गई? 88 तो गया था, 81 वापस आ गया, तो कितने परसेंट की हानि हुई? 7%। ये 7% वाटर जो होता है ये कहां पर जाता है? ऑन अर्थ। ठीक है, दोबारा कितना परसेंट इवेपोरेट हुआ? 88। वापस कितना आ गया समुद्र के अंदर? 81। तो लॉस कितने का हुआ? 7% का।
जो कहाँ पर आ गया? पृथ्वी पर, बारिश के रूप में आ गया। पृथ्वी से भी जो कि तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें से 16% वाटर एवेपोरेट होता है, और ये 16 7 के साथ में मिलकर आ जाता है, और 23% वाटर जो है पृथ्वी के ऊपर हो जाता है। तो इसके तो कोई हानि हुई नहीं ना, 16 गया था, 16 ही वापस आ गया पृथ्वी पर। इसीलिए कहते हैं कि वाटर साइकिल इज मोस्ट एफिशिएंट साइकिल। सबसे ज़्यादा दक्ष जो होता है वो आपका जल चक्र होता है। बात समझ आई? तो ये है हमारी इकोसिस्टम का अंतिम भाग, जिसके बारे में हमने बात करी। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट वी हैव फिनिश्ड। सेकेंड चैप्टर इकोसिस्टम टुडे वी हैव फिनिश्ड। नाउ विल टॉक अबाउट द बायोडायवर्सिटी। ये बायोडायवर्सिटी जो होती है, ये भी बहुत ही अच्छा रोचक चैप्टर है, जिसको इत्मीनान से पढ़िए, समझिए। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से आते हैं, और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी का ही आपको बता रहा हूँ। जहाँ मुझे कुछ लगता है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, सो दिस इज योर, वी कैन से, इकोसिस्टम। बात समझ आई? इसके बाद में हम लोग चालू करेंगे हमारा बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को हम लोग ब्रेक के बाद चालू करते हैं।